दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में मुगल साम्राज्य के पतन का भाग 9 लेकर के आए हैं। और मुगल साम्राज्य के पतन के इस 9वें भाग में हम लोग शाह आलम द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल। तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहा है। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास का जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं, खास तौर पर मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में, तो उससे संबंधित 8 वीडियो जो आप नहीं देखे होंगे, उन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जा करके और बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से उन वीडियो को आप देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में सबसे पहली बात ये कि शाह आलम द्वितीय, इनका मूल नाम जो था ये अली गौहर था। आलमगीर द्वितीय के पुत्र अली गौहर, जो अपने को बिहार में मुगल शासक घोषित कर लेते हैं, मुगल बादशाह घोषित कर लेते हैं, और इन्हीं का नाम होता है अली गौहर। तो ये आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। इसके काल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तथा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। तो ये प्रमुख जानकारियां है, इस प्रमुख जानकारी को आपको याद रखना होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध किसके काल में होता है? तो ये होता है शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में। तो आपको याद रखना है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो भारत में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर था। और जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, मात्र तीन वर्ष के बाद, तो उस समय भी प्रश्न अगर बने कि मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक के रूप में कौन था जी? तो शाह आलम द्वितीय ही था, यानी कि अली गौहर ही था। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध होता है, तो उसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, अंग्रेजों में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना अवध के नवाब सजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सेना को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हरा दिया। तो यहां पर एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं कि जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर था, जिसको शाह आलम द्वितीय की उपाधि दी गई थी, तो इसी के काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और इसी के काल में बक्सर का भी युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में विजयी कौन हुआ? अंग्रेज हुए। और अंग्रेज एक तरफ थे और मुगल सेना, उसके अलावा अवध का नवाब सजाउद्दीन दौला और उसके अलावा बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों जो थे संयुक्त रूप से पराजित हुए। ये तीनों मिल करके हारे, किससे? अंग्रेजों से। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जीता और मुगलों ने पराजय हुआ। बक्सर के युद्ध में पराजय के बाद शाह आलम द्वितीय, मतलब कि बक्सर का युद्ध जब शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल शासक हार जाते हैं, तो उसके बाद इन्होंने बंगाल के गवर्नर, बंगाल के जो अंग्रेज गवर्नर थे, तो उनके साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद का समझौता किया। और उस समझौते में जो चीजें हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिर अब आपको हम बता दें कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के मकसद से आई थी, वो 1600 ईस्वी में ही आ चुकी थी। ऐसे माना जाता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। और चूंकि 1526 ईस्वी में मुगल यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिए थे, तो मुगलों के शासन के प्रभाव में अंग्रेजों का शासन उस समय प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते बढ़ाते भारत के लोगों को, यहाँ के विचारधारा को और यहाँ के कमजोरियों को भांपने में लगे। और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। और एक दौर ये आया कि एक तरफ मुगल शासन का पतन हो रहा है और एक तरफ अंग्रेजों का शासन का उत्थान हो रहा है। आप देख सकते हैं बक्सर के युद्ध में स्पष्ट दिख रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना विजय होती है और मुगल सेना पराजित होती है। मुगल शासन का पतन होता है, मुगल साम्राज्य का
पतन होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ। तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे कहाँ के, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उस समय शाह आलम कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ये मुगलों के शासक थे। तो इनके बीच एक संधि हुई और इस संधि में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मतलब कहा जा सकता है कि ये अपने इन तीनों क्षेत्रों में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, जहां पर भी इनका प्रभाव था वो अंग्रेजों के हाथ में दे दिए, हार गए, दीवानी प्रदान कर दी, मतलब कि हार स्वीकार कर चुके थे लगभग। उसी में आप यहां पर देख सकते हैं कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा। बक्सर का युद्ध पराजित कौन होता है, शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सेना, और जीतता कौन है, अंग्रेजों का सेना। और अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था उस समय। और ये क्या करता है, इनको पराजित करने के बाद, इनको हराने के बाद, यानी कि शाह आलम द्वितीय को हराने के बाद इलाहाबाद की संधि करता है। और इस इलाहाबाद की संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो भी क्षेत्र जो इनके प्रभाव में बचा था उस सब की दीवानी प्रदान कर देते हैं। किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। तो अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक शाह आलम को अपने संरक्षण में रखा, अपने प्रोटेक्शन में इनको रखा। यही था इलाहाबाद का संधि। तो विस्तृत जानकारी है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, ध्यान से रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी, प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, केवल आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न नहीं छूटेगा। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने, मराठा शासक मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों के चुंगल से, अंग्रेजों के संरक्षण से, अंग्रेजों के कब्जे से पुनः इनको शाह आलम द्वितीय को छुड़ाए और उनके प्रभाव से, उनके संरक्षण से छुड़ाकर और पुनः अपने बलबूते, अपने दम पर ये क्या बनाए, दिल्ली की गद्दी पर बैठाए। कौन, महादजी सिंधिया, मराठा शासक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मराठा शासक के द्वारा मुगलों का सहायता किया गया, मुगलों को प्रोटेक्शन दिया गया, मुगलों को मदद किया गया। मराठा शासक, मराठा सरदार महादजी सिंधिया जो थे वो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाए। कितना ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। लेकिन एक और घटना होती है 1788 ईस्वी में। गुलाम कादिर नाम का जो एक व्यक्ति था जो दानवीय अत्याचार के लिए विख्यात था, दानवों के जैसा, मतलब कि राक्षसों के जैसा अत्याचार करने के लिए उस समय जाना जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। तो आपने देखा कि अंग्रेजों के प्रभाव से 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने क्या किया, उनको स्वतंत्र किया और दिल्ली की गद्दी पर अपने बलबूते पर बैठाए और दिल्ली की गद्दी पर बैठाए। 1803 ईस्वी तक उनको प्रोटेक्शन दिए, मदद दिए, संरक्षण दिए। लेकिन उसी बीच में गुलाम कादिर ने मौका देखकर क्या किया जी, तो अंधा बना दिया था। किसको, शाह आलम द्वितीय को। तो ये जानकारी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित थी। बारी बारी से ध्यान से पढ़ें, ध्यान से नोट्स बनाएं और सारी चीज़ों को आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब इससे संबंधित अन्य चीज़ों को हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग देखते हैं शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति को जनरल भी कहा जाता था। तो अंग्रेज सेनापति यानी कि अंग्रेजों का जो जनरल थे, उन्होंने मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया को पराजित किया। तो अंग्रेज जनरल यानी अंग्रेजों के सेनापति मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिए। और दौलत राव सिंधिया को पराजित करने के बाद उन्होंने शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उनको क्या कर लिया, पुनः अपने संरक्षण में ले लिया। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद से जो संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय अपने आप को अंग्रेजों के अधीन
मतलब कि अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे, अंग्रेजों के संरक्षण में अपने आप को दे चुके थे। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से पुनः आपने देखा कि महादजी सिंधिया जो कि एक मराठा मतलब नेता थे, तो मराठा सरदार थे, मराठा नेता थे। तो महादजी सिंधिया के दम पर, उनके बलबूते पर इनको क्या कर दिया गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन पुनः आप देख रहे हैं कि अंग्रेज सेनापति यानी कि अंग्रेजों के जनरल ने मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया को पराजित करके और पुनः शाह आलम को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद से क्या हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और मुगल क्या बन गए, अंग्रेजों का पेंशनर बन गए। बस पेंशन खाइए, आराम कीजिए, चाहते रहिए। अब देखिए जी, 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई और इनका कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाता है, शाह आलम द्वितीय का। लेकिन अन्य कुछ नोट पॉइंट है जो आवश्यक है पिछले कुछ बिंदुओं को जो पढ़ाया गया उसको समझने के लिए। इसे कठपुतली माना गया, शाह आलम द्वितीय को कठपुतली माना गया। क्यों कठपुतली माना गया? क्योंकि कुछ समय तक मराठों ने इनके शासन का उपयोग किया। अब महादजी सिंधिया जो दिल्ली की गद्दी पर इनको अंग्रेजों के प्रभाव से स्वतंत्र करा करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, तो ऐसे ही थोड़े बैठा है, इनके शासन का पूरा उपयोग मराठों ने किया। महादजी सिंधिया सरदार जो थे वो इनके शासन का उपयोग किए। उसके बाद से कुछ समय तक अंग्रेजों ने, तो आपने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज इनको अपने कब्जे में ले लिए। तो जब तक अपने कब्जे अपने संरक्षण में रखे तब तक इनके शासन का उपयोग तो वही किए, नाम के लिए बस ये थे। लेकिन अधिकार ये किसके अधिकार में थे? ये तो थे अंग्रेजों के अधिकार में। तो अंग्रेज इनके शासन का उपयोग अपने हिसाब से कर रहे थे। तो ये आपने देखा कि ये कठपुतली माने गए। क्यों कठपुतली माने गए? आपको दिख रहा है, कुछ समय तक मराठों ने और कुछ समय तक अंग्रेजों ने इनके शासन का उपयोग किया। दौलत राव सिंधिया, यहां पर देखें कि मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया को अंग्रेजों का जो जनरल यानी कि सेनापति था उसने हराया। तो ये दौलत राव सिंधिया कौन थे? इसके पहले तो हम लोग महादजी सिंधिया के बारे में देखें कि महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। लेकिन ये दौलत राव सिंधिया कौन थे? तो ये दौलत राव सिंधिया मराठा सरदार महादजी सिंधिया के भाई के पौत्र थे। भाई के पुत्र नहीं, भाई के पुत्र तो भतीजा, भाई के पौत्र थे, मतलब भाई के पुत्र, भाई का पोता। तो ये महादजी सिंधिया के भाई के पौत्र थे कौन? दौलत राव सिंधिया। अब हम लोग जानते हैं गुलाम कादिर के बारे में, जिन्होंने अंधा बना दिया था किसको? शाह आलम द्वितीय को। गुलाम कादिर रुहेलखंड, जिसको नजीबाबाद बोला जाता था, तो उस समय रुहेलखंड भी एक देशी रियासत था, एक सूबे था। और वहाँ का जो शासक था वो कौन था जी? तो वहाँ का शासक था गुलाम कादिर, जो दानवीय अत्याचारों के लिए कुख्यात था। कुख्यात जैसे हम लोग सुनते हैं कुख्यात अपराधी, मतलब कि प्रसिद्ध अपराधी। उसी तरह से ये दानवीय अत्याचारों के लिए, दानव का मतलब होता है राक्षस, राक्षसों के जैसे अत्याचार करने के लिए, जैसे आंख फोड़ देना, आंख में चाकू घोंप देना, इस तरह का, मतलब कि दानव प्रवृत्ति का, मौत मारता था ये किसी को। तो दानवीय प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था गुलाम कादिर, जो कि रुहेलखंड यानी कि नजीबाबाद का शासक था। और ये अपने युवा अवस्था के जोश में, जब ये जवानी में था, जवानी इसका चढ़ा हुआ था, तो जवानी के जोश में ये शाह आलम द्वितीय जो थे उनके परिवार वाले को और शाह आलम को बहुत अमानवीय अत्याचार के साथ उनको घायल किया, मारा पीटा, दानव के जैसा उन पर अत्याचार किया और मराठों से बैर लिया। मराठों से बैर लेने का मतलब हुआ कि मराठा शाह आलम द्वितीय के शासन का उपयोग करना चाहते थे, तो उनको सपोर्ट भी किए और मराठों से भी ये क्या कर लिया? बैर कर लिया। तो मराठों से बैर करने का कारण दुर्दशाग्रस्त मृत्यु प्राप्त किया। मतलब कि इसके जवानी का जो जोश था वो मराठा सरदारों ने क्या कर दिया? निकाल दिया पूरा जोश। दुर्दशाग्रस्त मतलब समझ सकते हैं कि पूरा दुर्दशा पूर्ण मृत्यु मरा और अपने दादा के द्वारा अर्जित राज्य को गंवा बैठा। तो इसको मार दिया गया मराठों के द्वारा, दुर्दशाग्रस्त मृत्यु। और क्यों मारा गया? क्योंकि युवा अवस्था के जोश में ये शाह आलम द्वितीय के परिवार पर दानव के जैसा अत्याचार किया और मराठों से बैर लिया, तो मराठों ने इसका सारा गर्मी निकाल दिया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मतलब कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसी के काल में, शाह आलम द्वितीय के काल में, जो पहले हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग ये मेंशन वहां पर नहीं कर पाए थे कि किसके किसके बीच हुआ था। जैसे बक्सर के युद्ध वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें अंग्रेज विजयी हुए, मुगल पराजित हुए। लेकिन जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो मराठों के बीच होता है। और भारत शासक यानी कि अफगानिस्तानी शासक भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह के कार्यकाल में 5 बार आक्रमण किया था। तो वही अहमद शाह अब्दाली जो है, इसके बीच युद्ध होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये जानकारियां शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित थी। इनका कार्यकाल थोड़ा लंबा रहा है, देख सकते हैं 1759 से 1806 ईस्वी तक। करीब करीब आप देख सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल है करीब करीब 50 वर्षों का मान सकते हैं। तो इनके कार्यकाल की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, पानीपत का तृतीय युद्ध हो, या मराठों और अंग्रेजों के बीच का युद्ध हो, या यहाँ पर गुलाम कादिर के बारे में जो घटनाएं हैं, इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। और प्रश्न कहीं से भी आ सकता, आपसे पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ हमको प्रश्न आना है एग्जाम में, ये आ जाए। तो इसलिए आप सभी चीज़ों का रिवीजन करें, अन्यथा तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। तैयारी करते रह जाइएगा और फिर पता चल पाएगा कि आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन अच्छा से करें, सभी बिंदुओं को पढ़ें, शॉर्टकट में चलने का प्रयास न करें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमने एनालिटिक्स में जाकर के देखा कि हमारे चैनल पर जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 60 से 65% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपका कोई खर्च नहीं लगने वाला है। सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी एनर्जी को बढ़ाइए, ताकि हम आपके बीच इतिहास के साथ साथ पॉलिटी इत्यादि का भी, बिहार स्पेशल का, साइंस का, इन सभी विषयों का वीडियो हम आपके बीच लगातार लेकर आते रहें। नमस्कार। लाइक शेयर जरूर करें।